हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माई सेल्फ सूरज। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट को स्टार्ट किया था हमारे लेक्चर के थ्रू, तो आज उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा 1.4 जो पॉलिटिकल थ्योरी ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का ग्रोथ कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी इन वेस्ट पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। हम लोग यहाँ हमेशा देखते हैं कि वेस्ट की बात होती है, तो वेस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो है, अगर हम आप अभी के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को देखें तो वेस्टर्न समाज जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है पॉलिटिकल थ्योरी पे। आप बहुत सारे थिंकर देखेंगे जो आपको वेस्टर्न कल्चर से दिखेंगे, आपको वेस्टर्न सोसाइटीज से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी वजह से वेस्ट का जो है कल्चर हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न सोसाइटीज़ का हमारे पॉलिटिकल थ्योरी पे। ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटीज़ जो है, इंडियन थिंकर जो है एमिनेंट नहीं थे। जैसे आप कौटिल्य के बारे में आप जानते हो, तो उनका थ्योरी आपको कहीं कंपैरिजन में नहीं मिलेगा कि वेस्टर्न से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था कौटिल्य का भी थ्योरी का, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हो गया, पॉपुलर नहीं हो पाया वो पॉलिटिकल थ्योरी। इसी वेस्टर्न थ्योरी का जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहा। इसमें आप कह सकते हैं कि कारण ये भी था कि कॉलोनिज्म जो था, ये सब भी जो है कारण बनता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ का डिपेंडेंसी क्यों ज़्यादा हुआ हमारे समाज में। ठीक है, तो इसी वजह से कहा गया पहला पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी इन द वेस्ट पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेज। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वेस्ट में बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरा है। ठीक है, ड्यूरिंग एंशियंट ग्रीक एंड मेडिवल पीरियड इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द एथिकल गोल ऑफ स्टेट मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। यानी हम कह सकते हैं कि एंशियंट ग्रीक में और मेडिवल पीरियड, एंशियंट ग्रीक और मेडिवल टाइम तक में जो था, जो पॉलिटिकल थ्योरी जो था वो स्टेट के अराउंड मूव करता था, स्टेट के गोल को रिप्रेजेंट करता था, स्टेट के पावर को रिप्रेजेंट करता था। यानी आप कह सकते हो कि जैसे आप एथेंस के बारे में जानते हो, स्पार्टा के बारे में जानते हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट रहे हो पहले तो आपको पता होगा एथेंस का क्या था सीन, स्पार्टा का क्या था सीन। सॉक्रेटिस ने बात किया था एथेंस के बारे में, स्पार्टा के बारे में। तो उस समय क्या था कि पावर का रोल बहुत ज़्यादा था। यानी स्टेट जो है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा था। हम लोग इंडिविजुअल की बात नहीं करते थे उस समय, इसमें स्टेट की बात करते थे। स्टेट के थ्रू हम लोग इंडिविजुअल की बात करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है both Plato and Aristotle talked about the function of state and establishment justice through the state. प्लेटो, एरिस्टोटल, आप सॉक्रेट्स, ये सबको ले सकते हो कि आप लोग देखे होंगे कि स्टेट का जो था इंपॉर्टेंस हम लोग दिखता है इनके राइटिंग में या फिर थॉट में। स्टेट ने कैसे अपना जस्टिस को जस्टिफाई किया। ठीक है, जो है हमारा इसमें आप कह सकते हो, जैसे प्लेटो का आप देखो, प्लेटो ने क्या किया था कि एक फिलोसोफर किंग की बात की थी, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स की बात की थी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज की बात की थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की थी। तो जो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस था वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो एक फिलोसोफर किंग से होते हुए हमारे इंडिविजुअल के पास आता था, ना कि इंडिविजुअल के जस्टिस की बात की गई थी। एक फिलोसोफर किंग अगर अच्छा होगा तो वो जस्टिस लाएगा समाज में। यानी हम लोग बात करते हैं कि एक किंग अच्छा होगा तभी हमारा समाज अच्छा होगा, ये बात होती है। यानी टॉप टू बॉटम ऑर्डर को मेंटेन किया गया था, ना कि बॉटम टू टॉप के बारे में बात की गई थी। यानी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात की गई थी, इंडिविजुअल के जस्टिस के बारे में नहीं बात की गई थी, इंडिविजुअल के राइट के बारे में नहीं बात की गई थी। ये बात किया गया था कि एक फिलोसोफर किंग तभी अच्छा, मतलब एक फिलोसोफर किंग होगा तभी हमारा समाज अच्छा होगा, इस तरह से बात किया गया था। यानी स्टेट जो है, स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा यहाँ दिखता है। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है स्टेट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पॉलिटिकल थिंकिंग। यानी एंशियंट ग्रीक समाज में कह सकते हैं कि आप पॉलिटिकल थिंकिंग जो था वो स्टेट को जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है। ठीक है, यानी आप वहाँ के राइटिंग में देखोगे कि स्टेट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, स्टेट का क्या रोल है। ठीक है, ये देखोगे आप। आगे है अर्ली मेडिवल एज। अगर अर्ली मेडिवल एज में जाते हैं तो हम लोग जो है पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड फंक्शन ऑफ स्टेट। अगर अर्ली मेडिवल एज में हम लोग ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में जानते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट से था या ओरिजिन, या फिर डिवाइन क्रिएचर था स्टेट। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि हमने अपना पावर सरेंडर किया था इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर डिवाइन क्रिएचर था, गॉड के द्वारा बनाया गया था स्टेट। ये सब बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग अर्ली मेडिवल एज में, यहाँ से इवॉल्वेट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड दे रिवॉल्व अराउंड द रिलीजन। मतलब मेडिवल पीरियड में हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी था
पॉलिटिकल थिंकिंग था वो रिलीजन पे बेस्ड था। रिलीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको उस समय देखा जाएगा क्रिश्चियनिटी जो था वो बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, फ्लो हो रहा था। क्रिश्चियनिटी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था हमारे समाज में, यानी वेस्टर्न समाज में। तो पोप का बहुत ज़्यादा रोल दिखता है आपको। राजा दिखेगा कि पोप से यानी रिलीजन से हमारा टैक्स नहीं लिया जाता था। रिलीजन ये सबसे बहुत सारा जो था आपको रिलीजन फैक्टर उसमें दिखेगा। रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखेगा हमारे गवर्निंग सिस्टम में, मतलब उस समय के गवर्निंग सिस्टम में या स्टेट के फंक्शनिंग में। ठीक है, उसमें रिलीजन का रोल, रिलीजन जो इन्वॉल्व होने लगा ड्यूरिंग मेडिवल टाइम में, ये आप कह सकते हो। ठीक है, रिलीजन होल्ड द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द स्टेट, यानी मेडिवल पीरियड में आपको रिलीजन का जो पोजीशन दिखेगा वो टॉप मोस्ट दिखेगा। ठीक है, राजा जो थे वो हेड ऑफ द रिलीजन से भी राय मशवरा लेते थे या फिर उनसे गवर्निंग स्टार्ट होता था। ठीक है, आगे हमारा है रिलीजन डिमांडेड द स्टेट टू प्रिपेयर एंड ट्रेन द इंडिविजुअल टू सीक ए प्लेस विद द गॉड। मतलब हम कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड में रिलीजन जो है वो डिमांड करते थे स्टेट से कि आप गॉड के तरह यानी गॉड के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप अपना स्टेट को फंक्शन करो, यानी गॉड के अकॉर्डिंग जो है गॉड के वो जैसे वहाँ के रिलीजन के जो हेड ऑफ द रिलीजन होते थे वो अपने आप को समझते थे एक तरह से गॉड है। तो उनके थ्रू जो था हमारा स्टेट फंक्शन होने लगा था, रिलीजन पे हमारा स्टेट जो था वो बेस्ड होने लगा था। ठीक है, मिडेवल पीरियड में टाइम। और मिड 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्योरी डेल्ट लार्जली विद इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, मेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टू बी बेसिक थीम ऑफ द स्टेट। मतलब मिड 20th सेंचुरी में आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशन पे बात होने लगी। ठीक है, गवर्निंग सिस्टम पे बात होने लगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर उसमें आने आ गया, बेसिक थीम हो गया कि पावर का क्या रोल है। ठीक है, ये सब जो है मिड 20th सेंचुरी में हमारा बात होने लगा। तो आपने इस स्लाइड में देखा कि कैसे जो है एक एंशियंट ग्रीक से जो था वो पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक मिड 20th सेंचुरी तक में इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अर्ली मिडिवल एज में क्या था, कैसे रिलीजन का रोल आया। ठीक है, हमारा एरिस्टोटल ने क्या कहा, प्लेटो का जो थिंकिंग था वो स्टेट बेस्ड था। जस्टिस का किस तरह इवॉल्वेट किया गया, जस्टिस का क्या रोल रहा। ठीक है, कहाँ से जस्टिस स्टार्ट होता था, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू स्टेट, ये था हमारा इसमें फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। ग्रोथ एंड इवैल्यूएशन कैन बी स्टडीड इन 3 मेजर स्ट्रीम। हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ और इवैल्यूएशन जो है 3 मेजर स्ट्रीम्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार पढ़ सकते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार पढ़ सकते हैं, एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलोसफी डोमिनेट्स इन द क्लासिकल ट्रेडिशन। हम लोग कह सकते हैं कि क्लासिकल ट्रेडिशन में जो था वो फिलोसफी जो था वो डोमिनेट किया गया था। फिलोसफिकल आपको एसेंस मिलेगा उसमें क्लासिकल ट्रेडिशन में। ठीक है, फिलोसफी का ये था इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, यानी मोरल वैल्यूज़ ये सब जो था वो आपको क्लासिकल ट्रेडिशन में मिलेगा। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक। मॉडर्न में जो था आपको एम्पेरिकल, क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में थोड़ा बहुत बात होने लगी। साइंटिफिक एसेंस आने लगा उसमें, साइंटिफिक वैल्यूज़ जो है उसमें ऐड होने लगे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। अब आता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी इज अ फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल। मतलब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में जो था फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल दोनों को इंक्लूड किया गया। इट अटेम्प्ट्स टू सिंथेसाइज द एसेंस ऑफ बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में जो था वो अटेम्प्ट किया गया कि वो सिंथेसाइज किया, हिस्टोरिकल एसेंस को भी सिंथेसाइज किया और फिलोसॉफिकल एसेंस को भी इंक्लूड किया। दोनों को इंक्लूड करके एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी का जो निर्माण किया गया। जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अभी के पॉलिटिकल थ्योरी को आप एक कह सकते हो कि अभी का जो पॉलिटिकल थ्योरी है मॉडर्न, अभी जो रनिंग में जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिलोसफी भी पढ़े, हम लोग ने अभी तक भी पढ़ा फिलोसफी का क्या इंपॉर्टेंस रोल है, हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने ये सब भी पढ़ा है। क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोग ऐड किए हैं, फिलोसफी को ऐड किए हैं, हिस्ट्री को ऐड किए हैं, उसको कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग मेडिवल टाइम में रहते या क्लासिकल टाइम में रहते तो ये सब इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ क्लासिकल के बारे में पढ़ते, फिलोसफी के बारे में पढ़ते। अगर मॉडर्न में जाते तो सिर्फ एम्पेरिकल स्टडीज के बारे में पढ़ते, डाटा एनालाइज के बारे में पढ़ते, साइंटिफिक पढ़ते। ठीक है, दोनों को एक साथ एक पैरेलल वे में लेके नहीं चल सकते। अभी का जो थिंकिंग है वो इंक्लूड करता है दोनों को, फिलोसफी को भी इंक्लूड करता है, हिस्ट्री को भी इंक्लूड करता है। आगे हमारा है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में क्या बात होती है, इट इमर्ज इन एंशिएंट ग्रीक कल्चर। हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा कि
एंशियंट ग्रीक थिंकर क्या क्या था, कहाँ से जस्टिस का ये होता था, स्टेट के रिवॉल्व करता था, स्टेट के अराउंड रिवॉल्व करता था। इट इमर्ज इन द एंशियंट ग्रीक कल्चर, ठीक है, जो है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है ग्रीक कल्चर में इवॉल्व हुआ था। राइटिंग ऑफ सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड कंटिन्यू अंटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब इसमें जो है राइटिंग इंक्लूड करता है किसका, सॉक्रेट्स का इंक्लूड करता है, प्लेटो का इंक्लूड करता है, एरिस्टोटल का करता है। और ये 19th सेंचुरी तक, टिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी तक ये जो है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो था वो डोमिनेंट था हमारे पॉलिटिकल थिंकिंग में, हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में, यानी इवोल्यूशन में कह सकते हो आप, ठीक है। शेल्डन वोलन जो थे एक थिंकर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत एमिनेंट है। डिस्क्राइब क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एज it aimed at acquiring the reliable knowledge about matters related to people based on philosophy, belief and relation from action। मतलब कहा जा सकता है कि it aimed to acquiring the reliable knowledge, मतलब रिलायबल नॉलेज पे बात किया है, ठीक है। अबाउट मैटर रिलेटेड टू पीपल बेस्ड ऑन फिलोसफी, फिलोसफी की जो है इसमें इंपॉर्टेंस आपको दिखेगी। सेल्डन वोलन के अनुसार जो था इसमें फिलोसफी का जो था बहुत ज़्यादा रोल था, ठीक है। बिलीफ एंड रिलेशन ऑफ एक्शन, यानी बिलीफ पे बात होती थी, स्टेट के बिलीफ पे बात होती थी, ठीक है, ये कहा गया है इसके बारे में, ठीक है। आगे है हमारा पॉइंट है, इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द कॉमन रिलेशन बिटवीन पीपल एंड स्टेट, मतलब बाय कंपेयरिंग ग्रीक पॉलिस, ए सिटी स्टेट इन एंशियंट ग्रीक एंड रोमन रिपब्लिका, ठीक है। अब जो है इसमें कहा गया है कि ये एक कंपैरिजन फॉर्म ऑफ स्टडी है, कंपैरिजन फॉर्म ऑफ कॉमन रिलेशन, ये कहा गया है, कॉमन रिलेशन क्रिएट किया गया है इसमें, एक कंपेयर किया गया है कि ग्रीक में क्या पॉलिस था, पॉलिसी का मतलब है ए सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीक है पॉलिस, ग्रीक पॉलिस यानी ग्रीक का समाज कैसा था, ग्रीक का जो सिटी वो कैसा था, और रोमन जो था, रिपब्लिका जो सॉरी रेस्पब्लिका है, रेस्पब्लिका जो है वो लैटिन पब्लिक अफेयर, लैटिन वर्ड में कह सकते हैं उसको, लैटिन पब्लिक अफेयर है, मतलब पब्लिक अफेयर ही है। रेस्पब्लिका जो होता है वो पब्लिक अफेयर के बारे में बात होती है। तो रोमन रेस्पब्लिका जो है रोमन समाज में जो था हमारा कैसा था और ग्रीक समाज कैसा था, वो एक तरह से कंपैरिजन है, दोनों स्टेट पे बात होती है, दोनों स्टेट के बारे में बात करते हैं। यानी ग्रीक समाज में भी वही था, रोमन रोमन कल्चर में भी वही था, स्टेट जो था इंपॉर्टेंट होता, तो वो एक कंपैरिजन होता है उस समय, ठीक है। हम लोग जस्ट इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते, सोसाइटी के बारे में बात नहीं करते, एक स्टेट के बारे में बात करते हैं, ग्रीक का कैसा था और रोमन का कैसा था, ठीक है। आगे है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस वाज पॉलिटिकल एज अ होल, मतलब इसमें कह सकते हो कि आप जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में जो था वो एनालाइज किया गया, पॉलिटिकल एज अ होल, पूरा पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया गया, बॉडी पॉलिटिक्स, इंटर रिलेशन स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड बिलीफ, मतलब ये सारा इंक्लूड किया गया, लेकिन सारा जो था वो स्टेट के थ्रू इंक्लूड होता था, यानी स्टेट के अकॉर्डिंग चलता था। रिलेशनशिप एंड बिलीफ, रूलिंग, वेलफेयर, एजुकेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारा जो था वो इंक्लूड किया गया एज ए पॉलिटिकल बॉडी, पॉलिटिकल होल, यानी फिलोसफी में अगर इंक्लूड किया जाए तो ये सारा इंक्लूड होता था क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। आगे बढ़ते, classical political theory laid emphasis on order, balance, equilibrium, stability, and harmony by the process of conflicts, anarchy, instability, and revolution, ठीक है। ये सारा जो है ये सारा उसमें इंक्लूड होता है, जैसे ऑर्डर इंक्लूड होता है, बैलेंस होता है इंक्लूड, इक्विलिब्रियम इंक्लूड होता है, स्टेबिलिटी इंक्लूड होता है, हार्मोनी इंक्लूड होता है, ठीक है, हार्मोनी इंक्लूड होता है। बट आप कह सकते हो कि ये जो है स्टेट के थ्रू लाइज करता है, आपको पता है कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो एनार्किज्म के थ्रू ये होता है, स्टेब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम जो आप कह सकते हो कि एनार्किज्म यानी टॉप टू बॉटम जो है इसमें फ्लो हो रहा है, एनार्किज्म है, स्टेबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन है, यानी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब जो है रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब जो इसमें इंक्लूड हो रहा है, कन्फ्लिक्ट नेचर कैसे ये है, कन्फ्लिक्ट नेचर का बात होता है, ठीक है, ये सारा इंक्लूड होता है। लेकिन एक कन्फ्लिक्ट नेचर के थ्रू, एनार्किज्म के थ्रू, इनस्टेबिलिटी था, रिवॉल्यूशन था, ये सब भी इंक्लूड करता है उसमें। इसके थ्रू ही हम जो है इक्विलिब्रियम गेन कर पा रहे हैं या बैलेंस देख रहे हैं, हमारे उस समय के समाज में ऑर्डर मेंटेन हो पा रहा है, उस समय के समाज में स्टेबिलिटी, हार्मोनी जो भी हो रहा है वो कन्फ्लिक्ट से हो रहा है, कन्फ्लिक्ट के थ्रू हो रहा है, या एनार्की के थ्रू हो रहा है, इनस्टेबिलिटी के थ्रू हो रहा है, या रिवोल्यूशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी इससे होके गुजर रहा है, ठीक है। आगे हमारा पॉइंट है
classification in political form like monarchy, aristocracy, democracy and their variant। मतलब इसमें आप देख सकते हो कि क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें आपको क्लासिफिकेशन दिखेगा कि मोनार्की क्या है, यानी एक हायर सोसाइटी के ही बारे में बात हो रही है, एक स्टेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मोनार्की क्या है, मोनार्की के बारे में बात होती है, एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात होती है, अगर आपको डेमोक्रेसी दिखती है तो डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एंड देयर वेरिएंट्स, मतलब कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उस समय के समाज में, उस समय के स्टेट में, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ जस्टिस और राइट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, या जस्टिस और राइट के बारे में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग मोनार्की कैसे रोल कर रहा है, मोनार्की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या गवर्निंग सिस्टम है, या एरिस्टोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्निंग सिस्टम है, या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्निंग सिस्टम है, वो देखा जा रहा है। यहाँ ह्यूमन राइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम लोग जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, राइट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। आगे है हमारा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट लाइक लॉ, सिटीजनशिप, जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन। यानी इसमें आपको लॉज दिखेंगे, सिटीजनशिप दिखेंगे, जस्टिस दिखेंगे, सबका पार्टिसिपेशन दिखेगा, लेकिन कंपेयर किससे किया जाएगा, मोनार्की से, एरिस्टोक्रेसी से, डेमोक्रेसी से, और उसका वेरिएंस, ठीक है। ये सब जो है डेवलपमेंट हो रहा था उस समय, यानी डेवलप्ड हो रहा था, यानी कॉन्सेप्ट जो है आ रहा था, इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। अगर आप यानी एक डायलॉग फॉर्म में ये चलता था, जैसे आप प्लेटो का जो था, आप डायलॉग फॉर्म है उसका, ये सॉक्रेट्स का आपको जो आपको थिंकिंग मिलेगी, मतलब राइटिंग्स जो है, जो भी है, वो एक डायलॉग फॉर्म में था। अगर डायलॉग में जब होता है तो वो कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है, ठीक है। तो उस समय लॉ, सिटीजनशिप, जस्टिस जो है एक इवॉल्विंग नेचर था, इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा था, कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट था उस समय, ठीक है। इट इज एथिकल इन पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन मोरल आउटकम। जैसे अब जो है ये एक एथिकल बेस्ड है, यानी एथिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। जैसे आप प्लेटो के राइटिंग में देखोगे, प्लेटो का जो आइडिया ऑफ स्टेट था, आइडियल किंग के बारे में जो बात हो रही थी, वो मोरल वैल्यूज पे बात हो रही थी कि एक आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसको किस आइडियल किंग को जो है किस स्टेज से गुजरना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। मोरालिटीज जो था इसमें इंक्लूड होता था, ठीक है। सेल्डो होलम जो थे वो ये सब पॉइंट इंक्लूड किए थे। इट वॉज बेस्ड ऑन मोस्ट सुटेबल इन पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज। मतलब आप कह सकते हो कि मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ स्टेट जो था, मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ किंग के बारे में बात होती थी। कैसे एक मोस्ट सुटेबल सेट जो है, पर्टिकुलर सेट जो है परफॉर्म ये स्टेब्लिश किया जाए। जैसे आप फिलोसोफर की एक मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ किंग के बारे में बात किए गए, प्लेटो जो बात करते हैं एक मोस्ट, जैसे आप अगर फिलोसोफर किंग की बात करते हो तो ऐसा किंग होना चाहिए, वो फिलोसोफर किंग का ऐसा था कि अब वो मोरली बहुत ही स्ट्रांग थिंकिंग रखता था फिलोसोफर किंग, ठीक है। एक वैसा अगर फिलोसोफर किंग अभी के समाज में हो जाए तो एक आप कह सकते हो कि वैसा समाज अभी निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसा समाज, वैसा किंग, आपको वैसा इंसान मिलना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह का प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के बारे में बात किया है, ठीक है। तो एक मोस्ट सुटेबल, जो वो मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में या किंग के बारे में या स्टेट के बारे में बात होती थी उस समय। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी प्रोजेक्टेड द आइडिया फ्रॉम फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, आइडियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो था वो आइडियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात किया था। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक आइडियल फॉर्म है, ठीक है। आप उसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखोगे। आप सॉक्रेट्स के राइटिंग में, प्लेटो के राइटिंग में, एरिस्टोटल के राइटिंग में आपको फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा, ठीक है। आप क्रिटिसाइज करने की कोशिश करो, क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा, लेकिन वो फ्लक्चुएशन आपको नहीं दिखेगा। इस तरह की बात की गई है, ठीक है। मतलब एक आइडियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में हमारा पॉइंट है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, साइंटिफिक आइडिया, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, एम्पेरिकल, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू। अब इसमें आपको दिखेगा कि साइंटिफिक आइडिया इंक्लूड हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड हो रहा है, यानी गवर्निंग बॉडीज के बारे में बात हो रही है, यानी फेडरलिज्म के बात इसमें आपको दिखेगा, फेडरलिज्म का यानी पावर शेयरिंग की बात दिखेगी आपको, साइंटिफिक आइडियाज की बात दिखेगी, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच दिखेगा। पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है कि कैसे जो है एक स्टेट जो है एक पॉजिटिव अप्रोच रख रहा है किसी को, यानी इंडिविजुअल के ग्रोथ में या सोसाइटी के ग्रोथ में पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है कैसा है। एम्पेरिकल व्यू दिखेगा आपको, एम्पेरिकल जो कंटिन्यू किया गया वहां से एम्पेरिकल भी दिखेगा, लेकिन आपको एक
इसमें आपको समाज के भी बारे में बात करने के लिए मिलेगा, ठीक है। बिहेवियरलिज्म, डाटा एनालिसिस भी दिखेगा आपको। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, मार्क्सिस्ट का उसका व्यूज दिखेगा, दिखा जाएगा। मार्क्सिस्ट का जो है आपको सोशल स्ट्रक्चर पे बात होने लगा, वो समाज के बारे में बात करने लगे, कैसे एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि बुर्जुआ क्लास और रूलिंग क्लास के बारे में बात होने लगी, दो क्लास के बारे में बात होने लगी। ये मॉडर्न स्टेट में आने लगा, ठीक है, ये मॉडर्न स्टेट में बात होने लगी। इट वॉज, सॉरी वो आई वॉज लिखा गया, वो इट वॉज डोमिनेटेड टिल द ग्रेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब इट वॉज डोमिनेटेड टिल द ग्रेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी तक ये परफॉर्म हो रहा था। मॉडर्न जो है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आप कह सकते हो कि 20th सेंचुरी तक जो था वो स्टेब्लिश करता, यानी 20th सेंचुरी तक रिवॉल्व कर रहा था, 20th सेंचुरी तक स्टेब्लिश कर रहा था। इट वॉज स्टार्टेड विद द लिबरल स्टैंड इन, मतलब आप कह सकते हो इट वॉज स्टार्टेड विद द लिबरल stand in 15th 16th century and changed itself into the institutional positivist empirical behavior and post behavioral trends। मतलब वो स्टार्ट हुआ था 15th 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चेंज होने लगा, इंस्टीट्यूशनल पॉजिटिविस्ट से होने लगा, हुआ स्टार्ट। उसके बाद फिर चेंज हुआ एम्पेरिकल बिहेवियर में, फिर पोस्ट बिहेवियर ट्रेंड्स में आया। यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आपको दिखेगा वो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में दिखेगा, कि एक 15th 16th सेंचुरी का समाज कैसा था, वहाँ का उस समय का स्टेट कैसा था, ठीक है। वहाँ से जो आपको चेंजेस दिखेगा धीरे धीरे, वो आपको 20th सेंचुरी तक चेंजेस दिखेगा, ठीक है। कैसे आइडिया जनरेट हुआ, लिबर्टी का जनरेट हुआ आइडिया, ह्यूमन राइट का जनरेट हुआ आइडिया, एक पार्ट वाइज ये जनरेट हुआ है, एक साथ ये सारा आइडिया नहीं जनरेट हुआ, धीरे धीरे जो है। लेकिन कब, कौन से समय में जनरेट हुआ, तो ये 15th 16th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 20th सेंचुरी तक ही आपको ये सारा आइडिया जो है आपको जनरेशन मिलेगा। इन सब सारे आइडियाज को, बिहेवियरलिज्म हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपको साइंटिफिक ट्रेंड्स हो गया, इंस्टीट्यूशन का वैल्यूज हो गया, पावर शेयरिंग का जो है, ये सारा जो है इसी समय जनरेट हुआ था, ठीक है। आगे हमारा, इट वॉज मोस्टली डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर लाइक मार्क्स। मतलब ये मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो था वो मोस्टली जो डोमिनेंट था वो वेस्टर्न थिंकर से डोमिनेंट था। क्यों? क्योंकि इसका एक मेन रीजन ये भी है कि आपको कॉलोनियल वर्ल्ड जो था आपको इसी समय में दिखेगा कि 15th से 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक आपको कॉलोनियल वर्ल्ड का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा पूरे वर्ल्ड पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेस्टर्न समाज जो था वो इसी समय डोमिनेंस जो था इस समय स्टार्ट हुआ, ठीक है। वेस्टर्न समाज का जो, वेस्टर्न फिलोसॉफी का जो था इस समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यानी वेस्टर्न मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो था मोस्टली जो है डिपेंडेंट रहता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पे, जैसे मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, जो भी हो इन पे डिपेंडेंट होता था, ठीक है। साइंस इज साइंस इन पॉलिटिक्स वॉज एडेड। साइंस जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में ही ऐड किया गया था। जैसे आप क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकिंग में देखते हो कि वो फिलोसॉफी पे बेस्ड था, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो था, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, ये साइंस को ऐड किया गया है इसमें, साइंस पे भी बेस्ड होने लगा, बिहेवियरलिज्म का ऐड हुआ था इसमें, ठीक है। फैक्ट्स एंड डाटा कंस्टिट्यूटेड द बेस ऑफ स्टडी। फैक्ट्स और डाटा जो था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। फैक्ट्स का क्या रोल था, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या रोल था, डाटा एनालाइज का क्या रोल था, इंस्टीट्यूशन का क्या रोल था, ये सब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है इसमें इंक्लूड होने लगे। नेक्स्ट है हमारा, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी स्टडीड एंड रेगुलेटेड। मतलब इसमें जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया, उसको रेगुलेट करने की बात की गई। चेंज फ्रॉम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने लगा हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। फिलोसफी टू एनालिटिकल स्टडीज पे जाने लगा, फिलोसफी से एनालिटिकल स्टडी की तरफ परस्यू कर रहा था हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। प्रपोज टू प्रोसेस, यानी प्रपोज टू प्रोसेस के तरफ आगे बढ़ने लगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर होने लगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव टू ऑब्जर्वेशन, यानी डिस्क्रिप्टिव, पहले डिस्क्रिप्टिव था, अब ये ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ने लगा, नॉर्मेटिव टू साइंटिफिक की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में व्हाट इट इज, जो व्हाट इट इज रिगार्डेड एज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इट वाज, और व्हाट इट आउट टू बी और कुड बी। मतलब व्हाट इट इज जो था, जैसे व्हाट इट इज क्या है ये, ठीक है, इज रिगार्डेड मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब वो मोर इम्पॉर्टेंट हो गया, जैसे व्हाट इट वाज, यानी क्या था वो और क्या होना चाहिए था, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगा कि क्या है ये, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात होने लगी। पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब जो है थोड़ा सा कम इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या था क्या नहीं था इसके बारे में बहुत कम बात होने लगी। व्हाट इट इज़ के बारे में बात होने लगी, क्या है ये उसके बारे में बात होने लगी, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसके बारे में बात होने लगी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। वैल्यूज आर द
सपोर्टिंग फैक्ट्स, वैल्यूज जो था वो सपोर्टिंग फैक्ट्स हो गए। जैसे पहले जो था क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में वैल्यूज का बहुत ज़्यादा, जैसे मोरल वैल्यूज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा, लेकिन इसमें वैल्यूज को एक सपोर्टिंग रोल की तरफ देखा जाने लगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज से काम नहीं चलने लगी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, इसमें साइंटिफिक आइडियाज को भी इंक्लूड किया जाने लगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी और डायलेक्टिकल मेटलिस्टिक और द साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी। मतलब इसको कह सकते हैं कि मार्क्सिस्ट का पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा, इसमें यानी आपको बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में आपको बहुत ज़्यादा जो किसी का रोल दिखेगा, बहुत ज़्यादा आपको कहीं कुछ भी आपको देखने के लिए मिलेगा मॉडर्न पीरियड में, तो मार्क्सिस्ट का बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इस वजह से इसको मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाने लगा। डायलेक्टिकल, वो जो भी डायलेक्टिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन था वो भी। ठीक है, मेटलिस्टिक जो था, मेटलिस्टिक के बारे में बात होने लगी। साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी के बारे में, यानी सोसाइटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, आपको सोशलिस्टिक भाव आने लगा। ठीक है, एक इंडिविजुअल की भी बात होने लगी, एक सोसाइटी की बात होने लगी, और कंपेयर किया जाने लगा उसको स्टेट से या फिर रूलिंग क्लास से। ठीक है, इससे बारे में बात होने लगा। सोसाइटी का आपको डिवीजन दिखेगा इसमें, रूलिंग क्लास, वर्किंग क्लास में, ये सब दिखेगा आपको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्या क्या गया? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी इज मेनली कंसंट्रेटेड विद द एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड कंपैरिजन। इसमें जो आपको कंपैरिजन दिखेगा, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो आपको, हम पहले आपको पता है कि अभी आपने देखा था कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में आपको हिस्टोरिकल सेंस भी मिलेगा और फिलोसॉफिकल सेंस भी मिलेगा, यानी उन दोनों को मिला के आपको देखा जाएगा कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कैसे वर्क कर रहा है, यानी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में कैसे इवॉल्व कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेम्प्रेरी टाइम में कैसे इवॉल्व कर रहा है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा कि एक्सप्लेनेशन दिखेगा, इन्वेस्टिगेशन दिखेगा, कंपैरिजन दिखेगा। ठीक है, इट इज पॉलिटिक्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, पॉलिटिक्स, यानी इसमें आपको हिस्टोरिकल सेंस भी दिखेगा, फिलोसॉफिकल सेंस भी दिखेगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बात होने लगी, प्रिंसिपल्स के बारे में बात होने लगी, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात होने लगी, पावर शेयरिंग के बारे में बात होने लगी। और एक पॉलिटिकल थिंकर हैं बैरी, जो अपने बुक पॉलिटिकल आर्गुमेंट में कहे थे कि says that it attempts to study the relation between principle and investigation। यानी वो अटेम्प्ट किया गया इसमें कि प्रिंसिपल क्या है, लिबर्टी क्या है, और लिबर्टी हमारे समाज में कितना एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात होने लगी, यानी इन्वेस्टिगेशन होने लगा, लिबर्टी क्या सच में इवॉल्व कर रहा है। जैसे आप ह्यूमन राइट पढ़ते हो, ह्यूमन राइट अगर पढ़ते हो तो क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है ह्यूमन राइट को लेके? ठीक है, अगर कहीं ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है तो क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? मतलब आप मॉडर्न टाइम में देखोगे कि वो एक आपको बुक में रिप्रेजेंट मिलेगा, आप पढ़ रहे हो कि हाँ लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, लेकिन उसका प्रॉपर वे में आपको इम्प्लीमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में आपको उसका इम्प्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका आपको क्रिटिसिज्म दिखेगा कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और अगर क्रिटिसिज्म दिख रहा है तो आपको विदाउट, मतलब आपको अगर क्रिटिसिज्म दिख रहा है तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तब तक आप उसका क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। तो इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट रोल आपको दिखेगा कि लिबर्टी एग्जिस्ट कर रहा है तो किस पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जस्टिस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन दिखेगा या कंपेरिजन दिखेगा, थ्योरी और उसके इम्प्लीकेशन में आपको कंपेरिजन दिखेगा। ठीक है, उसमें इन्वेस्टिगेशन दिखेगा, ये इनका कहना था। इट इंक्लूड साइंटिफिक एम्पेरिकल, यानी प्रैक्टिकल मेथड दिखेगा आपको, साइंटिफिक एम्पेरिकल प्रैक्टिकल मेथड दिखेगा, यानी आप उसमें साइंटिफिक मेथड ऐड हो रहा था मॉडर्न में, लेकिन आपको प्रैक्टिकल सेंस में उसको नहीं दिख पा रहा था। कि जैसे आप मार्क्सिस्ट की बात करते हो, लेनिन की बात करते हो मॉडर्न में, तो आपको उसका प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल आपको नहीं दिख पा रहा है कि वो समाज में एग्जिस्ट कर नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें आपको दिखेगा कि लिबर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, सोशलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, सोशलिज्म अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में दिखेगा। यानी प्रैक्टिकल सेंस आपको उसमें ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा, जैसे गवर्निंग आपको दिखेगा तो वो सोशलिज्म पे बेस्ड होता है अभी के समय में। आपको जस्टिस जो दिखेगा, राइट जो दिखेगा, उसका इम्प्लीकेशन दिखेगा। मॉडर्न में आपको जस्टिस राइट का इम्प्लीकेशन नहीं दिख रहा था, कॉलोनियल वर्ल्ड में आपको नहीं दिख रहा था, आपको राइट का हनन हो रहा था, ह्यूमन राइट का कोई वैल्यू नहीं था। ठीक है, फेमिनिज्म का कोई वैल्यू नहीं था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, साइंटिफिक एम्पेरिकल में दिखेगा, प्रैक्टिकल सेंस में आपको दिखेगा कि इसका यूज हो रहा है। ठीक है, इसका यूज दिखेगा आपको कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में। प्रीवियस थ्योरी प्रीवियस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड इन द
इन दिस पीरियड, मतलब जो पहले का जो थ्योरी था वो क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी में। यानी आपको क्रिटिसिज्म किस सेंस में मिलेगा कि इम्प्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर इन ऑर्डरली था, मतलब ऑर्डर में नहीं था, इस तरह का आपको क्रिटिसिज्म दिखेगा इसमें आपको। यानी प्रीवियस थ्योरी जो था इस पीरियड में क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, ये है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कैन सॉल्व मेनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बाय कंबाइनिंग द क्लासिकल इन विद द एम्पेरिकल मीन्स। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो एक अटेम्प्ट था कि कैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, किसको कंबाइन करके, तो क्लासिकल को कंबाइन करके और एम्पेरिकल को कंबाइन किया करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे क्लासिकल और एम्पेरिकल को ऐड कर सकते हैं और उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स था तो क्लासिकल को थ्योरी यानी फिलोसॉफिकल एसेंट को, जैसे लिबर्टी को, जो भी हो, राइट्स को, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहा है और उसको इम्प्लीमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉजिकल एंड मोरल कैरेक्टर को एग्जिस्टेड इन पॉलिटिकल थ्योरी। यानी इसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा कि इसमें लॉजिकल दिखेगा और मोरल कैरेक्टर दोनों दिखेगा। इसमें आपको इम्प्लीकेशन भी दिखेगा, लॉजिकल भी दिखेगा, मोरल कैरेक्टर भी दिखेगा, यानी दोनों एक साथ आपको एग्जिस्ट दिखेगा। आपको आप क्लासिकल में आप देखते हो तो वहाँ आपको लॉजिकल नहीं दिखता है, वहाँ मोरल दिखता है, यानी मोरल वैल्यूज के बारे में होने लगे। आपको मॉडर्न में लॉजिकल दिखेगा कि हाँ लिबर्टी के बारे में बात होने लगी, जस्टिस के बारे में बात हो रही है, लेकिन आपको कंटेम्प्रेरी में दिखेगा कि लॉजिकल और मोरल को इंक्लूड करके उसको प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी लिबर्टी हमारे हाथ में रख दिया गया कि हाँ आप लिबरल हो। ठीक है, आपको जस्टिस जो है आपको मिल रही है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया जस्टिस, हाँ आपको राइट दे दिया गया। ठीक है, इस तरह बात होने लगी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में। अब डेविड हेल्ड हैं, हमारे थिंकर हैं, तो उन्होंने क्या कहा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ फिलोसॉफिकल कंसर्न विथ कंसेप्चुअल एंड नॉर्मेटिव वैल्यूज, यानी एक फिलोसॉफिकल कंसर्न विथ था, यानी इसको फिलोसॉफिकल कंसर्न विथ कंसेप्चुअल एंड नॉर्मेटिव वैल्यूज, फिलोसॉफिकल एसेंस भी यूज किया गया, उसको लाया गया, कॉन्सेप्चुअल और नॉर्मेटिव वैल्यूज भी उसमें इंक्लूड किया गया डेविड हिल के अनुसार। ठीक है, एम्पेरिकल एनालिटिकल विथ प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। इंपेरिकल मतलब हो जाता है, यहाँ प्रैक्टिकल एनालिटिकल भी किया गया, प्रैक्टिकल एनालाइज भी किया गया, और उसको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया गया, और एक्सप्लेनेशन और उसको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन भी किया गया इसमें इस समय में। ठीक है, आगे है मूविंग फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी बी माइट लाइक टू बी। मतलब कहा गया है कि मूविंग फ्रॉम वेयर वी आर, मतलब हम लोग कहाँ थे से कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ हम अपने आप को रखना चाहते हैं, उसके बारे में बात होने लगी। ठीक है, इसमें डेविड हेल्ड ने कहा था। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी विथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया इसमें, एनालिटिकल स्टडी किया गया विथ इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नहीं भूला गया। आपने पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो एनालिटिकल स्टडी विथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आपको पता होगा कि डेविड हेल्ड ने हिस्ट्री के बारे में कहा था, हिस्ट्री का जो थे वो हिस्ट्री में भी इनके बारे में पढ़े थे, डेविड हेल्ड के बारे में पढ़े थे हम लोग, वह हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्लीज़ थोड़ी सब्सक्राइब कर लिया करो आप लोग चैनल को, और लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं मोटिवेट रहूं, मैं बनाता रहूं वीडियो। अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा तो थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।